हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं या फिर आप ऐसे पोर्टफोलियो का सपना देख रहे हैं जो आपका फ्यूचर सिक्योर करे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे। अगर आपका पोर्टफोलियो वीक है या अनऑर्गेनाइज्ड है तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर ब्राइट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम शेयर करेंगे ऐसे प्रो टिप्स जो आपके पोर्टफोलियो को बनाएंगे रॉक सॉलिड। अगर आप इस वीडियो में दिए गए टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना सच हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप वो सारे टिप्स जान सकें और अपने पैसों को सही से इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं अपने पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है, जिसमें सबसे पहले आता है स्टार्ट विद फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी कि आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सॉलिड होगी। क्या आप अपने फाइनेंशियल गोल का रोड मैप लेके चल रहे हैं? अगर नहीं तो आपका फ्यूचर कंफ्यूज्ड और फाइनेंशियल स्ट्रेस से भरा हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का फाउंडेशन है स्मार्ट प्लानिंग और यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। इसमें पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियर डिफाइन करना। बिना क्लैरिटी के आप कभी सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। आपके फाइनेंशियल गोल 3 कैटेगरी में हो सकते हैं: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जिसमें आप वेकेशन प्लानिंग, गैजेट परचेज करना या एक इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड टर्म गोल जिसमें हम बड़े सपनों जैसे कि होम लोन की डाउन पेमेंट, कार परचेज करना या वेडिंग बजट के लिए इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसमें रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन जैसे बड़े प्लान शामिल होते हैं। अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन ना करना बिना कंपास के समुद्र में जर्नी करने जैसा होता है। क्या आपने अपना कंपास रेडी किया है या नहीं? अगर नहीं तो पहले अपने फाइनेंशियल गोल को आइडेंटिफाई करें। सेकंड नंबर पर आता है बजटिंग, यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस बनाना और ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड करना। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है। आपका पैसा कहां जा रहा है ये ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है। अगर सही बजटिंग करेंगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ऑटोमेटिकली बच जाएगा। बजटिंग के लिए आप 50-30-20 रूल यूज कर सकते हैं और अपनी इनकम को कैटेगराइज कर सकते हैं। 50% नीड्स के लिए जैसे कि रेंट, ग्रोसरी और बाकी एसेंशियल खर्चों के लिए। 30% वांट्स के लिए जिसमें शॉपिंग, डाइनिंग आउट, हॉबीज या किसी लर्निंग के लिए। और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 50,000 मंथली कमा रहे हैं तो 25,000 नीड्स के लिए, 15,000 हॉबीज, शॉपिंग या लर्निंग के लिए और 10,000 इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट करें। इसके अलावा हाई इंटरेस्ट डेट को जल्दी से जल्दी क्लियर करें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको जल्दी क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये डेट आपके फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए रोड़ा बन सकता है। ज्यादा ईएमआई और खर्चे का प्रेशर आपकी इन्वेस्टमेंट को रिस्क पर डाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ईएमआई और खर्चे का प्रेशर आपकी इन्वेस्टमेंट को रिस्क पे डाल देता है, इसलिए आपके लिए बजटिंग बहुत जरूरी है। थर्ड नंबर पर आता है डिवर्सिफाई स्मार्टली। एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखें, इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करें। एक एसेट में कभी भी सब कुछ इन्वेस्ट ना करें, पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करें। डिवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल में डिवाइड करना, ताकि एक सेक्टर में लॉस होने पर आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट दे सकें और आपके इन्वेस्टमेंट में एवरेज बनी रहे। ये एक तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का जो आगे चलकर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करने से आपका फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस होता है, आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हैं और आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। पर क्या डिवर्सिफिकेशन का मतलब हर जगह पैसा डालना है? बिल्कुल नहीं। अगर गलत तरीके से डिवर्सिफाई किया तो आपका पैसा सेफ होने की बजाय रिस्क में आ सकता है। हर एसेट क्लास में पैसा लगाना डिवर्सिफिकेशन नहीं होता। डिवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आप वाइजली और प्लान तरीके से अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। कई बार पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करते हुए भी लोग गलतियां करते हैं, जैसे कि ओवर डिवर्सिफाई करना, जिसमें हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना आपकी रिटर्न को नेगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन पर कंप्लीट वीडियो लेकर आएं तो कमेंट करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फोर्थ नंबर पर आता है असेस योर रिस्क टॉलरेंस, यानी कि अपने रिस्क को समझें। ये एक सीक्रेट है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और सक्सेसफुल बना सकता है। रिस्क टॉलरेंस का मतलब है कि आप फाइनेंशियल लॉसेस को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं और कितने रिस्क के साथ कंफर्टेबल हैं। ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपना रिस्क लेवल समझते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में स्मार्टर डिसीजन ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपना रिस्क टॉलरेंस कैसे समझें। इसके लिए अपना एज फैक्टर एनालाइज करें, फाइनेंशियल गोल चेक करें,
इनकम स्टेबिलिटी को एनालाइज करें और अपनी पर्सनैलिटी को भी ध्यान में रखें। इस तरह से अपना रिस्क समझना और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना आपको वेल्थ लॉस से बचाकर स्टेडी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। 5th नंबर पर आता है कीप एन इमरजेंसी फंड, यानी कि आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फाइनेंशियल बैकअप है जो आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मदद करता है। इसका प्राइमरी पर्पस है कि किसी भी सडन एक्सपेंसेस की वजह से आपको अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट को टच ना करना पड़े। लाइफ अनसर्टन होती है और आप ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। किसी को भी कभी भी फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, होम या व्हीकल रिपेयर, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल या अन्य कोई खर्चा। इन तरह की सिचुएशन से बचने का एक ही सोल्यूशन है, एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का बेसिक प्रिंसिपल है लिक्विडिटी, यानी कि आप इस अमाउंट को जल्दी और आसानी से यूज कर पाएं। एक जनरल रूल के मुताबिक आपको 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस को इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड को आप सेविंग अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड, एफडी या कैश के रूप में भी रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड रखने के कारण आप एक स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं और इसके अलावा आपकी लोन्स और क्रेडिट कार्ड पर भी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और किसी मुश्किल सिचुएशन में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से इमरजेंसी फंड आपके लिए पोर्टफोलियो का एक एसेंशियल पार्ट है। अगर आपने अभी तक अपना इमरजेंसी फंड सेटअप नहीं किया तो अभी करें। 6th पॉइंट है रेगुलरली मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग, यानी कि आपकी फाइनेंशियल गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस की जरूरत होती है। मार्केट हर दिन चेंज होती रहती है और हर इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस भी अलग होता है। आपने जो पोर्टफोलियो स्टार्टिंग में सेटअप किया था वो कभी ना कभी आपके ओरिजिनल एलोकेशन से दूर जा सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग से आप अपने इन्वेस्टमेंट को उनके पोटेंशियल ग्रोथ पर बनाए रखते हैं और अनवांटेड रिस्क से भी बच सकते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग और रीबैलेंस नहीं करते तो आप अपने पोटेंशियल ग्रोथ से चूक सकते हैं। इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए आपने इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग में 50% स्टॉक और 50% एफडी में इन्वेस्ट किया था। अगर एक साल बाद स्टॉक प्राइसेस में काफी बढ़ोतरी हुई तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 70% स्टॉक और 30% एफडी का हो जाए। अब ये बैलेंस ब्रेक हो गया और आपका पोर्टफोलियो रिस्की हो गया। इसलिए आपको आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फिर से सेटअप करनी पड़ेगी और एलोकेशन को रीबैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बेचकर एफडी में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को ओरिजिनल गोल के अकॉर्डिंग अलाइन कर देंगे, जो कि स्टेबिलिटी और बैलेंस्ड रिस्क रिटर्न स्ट्रेटजी थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि रीबैलेंस कैसे करें। इसके लिए आप ये 3 पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है सेट अ रेगुलर रिव्यू पीरियड। इसमें आप अपने पोर्टफोलियो को क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट में कोई मेजर शिफ्ट आता है तो मंथली रिव्यू भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है कंपेयर करंट एलोकेशन विद टारगेट। जो आपने पहले प्लान किया था उससे अपने करंट एलोकेशन का कंपैरिजन करें, जैसे कि क्या आपके स्टॉक अभी एक्सेस वेटेज ले रहे हैं या एफडी थोड़ा कम हो गया है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड ओवर रीबैलेंसिंग। ज्यादा रीबैलेंस करने से कॉस्ट बढ़ सकते हैं और टैक्स इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर। इसलिए रीबैलेंसिंग का प्रोसेस हमेशा कैलकुलेटेड और कंट्रोल्ड होना चाहिए। रीबैलेंसिंग रेगुलर और टाइमली होना चाहिए ताकि आपके पोर्टफोलियो का रिस्क और रिवॉर्ड अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन रहें। मॉनिटर और एडजस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को इजीली अचीव कर सकते हैं। 7th नंबर पर आता है अवॉइड इमोशनल डिसीजन, यानी कि इमोशन से दूर रहकर फाइनेंशियल डिसीजन लें। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट की फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग इमोशनल तरीके से मैनेज करते हैं तो आपको कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि इमोशनल इन्वेस्टिंग का रियल कॉस्ट क्या हो सकता है? आइए जानते हैं। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग बहुत बार करते हैं वो है अपने इमोशंस को फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व करना। जब मार्केट डाउन होती है तो पैनिक हो जाते हैं और जब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीड स्टार्ट हो जाती है। दोनों केसेस में आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को सेक्रीफाइस करने लगते हैं। इसलिए इमोशनल इन्वेस्टिंग मिस्टेक से बचने के लिए अपने फाइनेंशियल प्लान और गोल्स के साथ स्टिक रहें और जब मार्केट डाउन टर्न में हो तो इससे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लें। 8th पॉइंट आता है हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, यानी कि इन्फ्लेशन का सामना तभी कर पाएंगे जब आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करेगा। हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के कॉन्सेप्ट को समझना और अपने पोर्टफोलियो में लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करता है। इस रूल के अंडर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाना होता है, चाहे वो 10% हो या इससे ज्यादा। इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं
अगर आप अपने मंथली और ईयरली इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आपका रिटर्न और भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। इसके लिए आप अपने एनुअल बोनसेस या सैलरी हाइक का कुछ पार्ट इन्वेस्ट करने के लिए एलोकेट करें, ताकि आपको बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेन के अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का मौका मिले। जैसे ही आपके पास एक्स्ट्रा फंड आते हैं, आप उन्हें सेविंग या इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप 5,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करते हैं और हर साल 10% इंक्रीमेंट करते हैं, तो 20 साल बाद आप एक ह्यूज अमाउंट जमा कर लेंगे। इस तरीके से हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का रूल आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन में हेल्प करता है, और आप अपनी छोटी छोटी अमाउंट को समय के साथ साथ बढ़ाकर अपने इन्वेस्टमेंट को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बदल सकते हैं। 9th पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग का फंडा अपनाओ, यानी कि आज इन्वेस्ट करो और कल के सपने को हकीकत बनाओ। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन अप्रोच है। क्या आपने सुना है, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट? इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करने के बजाय वहां समय बिताना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय समय के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना होता है। इस अप्रोच से आपको मार्केट के अपवर्ड ट्रेंड का पूरा फायदा उठाने का मौका मिलता है। इसके लिए यह जरूरी है कि आप कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट लें और शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। वारेन बफे जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर ने 55 साल की एज में बिलियनियर का स्टेटस अचीव किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा उम्र इन्वेस्टिंग में लगाई, क्योंकि उनका सीक्रेट है उनका पेशेंस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स की चेजिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट किया और उन्हें टाइम दिया ताकि वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सकें। यह दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का फंडा आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पेशेंस और मार्केट के बिहेवियर को समझने की स्किल को डेवलप करता है। इस अप्रोच से ना सिर्फ आप अपने इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, बल्कि आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। 10th पॉइंट आता है इंक्लूड इंटरनेशनल स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो, यानी कि ग्लोबल ग्रोथ का फायदा लें। सोचिए एक रेस्टोरेंट जो सिर्फ एक ही डिश सर्व करता है, अगर वो डिश किसी दिन ना बिकी तो उसका लॉस होगा। लेकिन अगर उस रेस्टोरेंट के मेन्यू में मल्टीपल कुजीन है तो कस्टमर चॉइसेस ज्यादा होंगी और रेवेन्यू स्टेडी रहेगा। इसी तरह अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ इंडियन स्टॉक्स तक लिमिटेड रखते हैं तो आप किसी भी इकोनॉमिक स्लो डाउन या मार्केट क्रैश का पूरा इम्पैक्ट फेस करते हैं। इसी तरह आपका पोर्टफोलियो भी ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप कई तरह के बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से आपका पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिसमें रीजनल रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है एक्सपोजर टू ग्लोबल जायंट्स। आपको सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज जैसे कि एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला में इन्वेस्ट करने का चांस मिलता है। ये कंपनीज ग्लोबल डिमांड पर फोकस करती हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस लोकल कंडीशन से भी इंडिपेंडेंट होता है। 3rd नंबर पर है करेंसी एप्रिसिएशन का बेनिफिट। इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको फॉरेन करेंसी से रिटर्न भी मिलते हैं। अगर डॉलर की वैल्यू रुपीज के अगेंस्ट बढ़ती है तो आपके रिटर्न और भी ज्यादा हो जाते हैं। 4th नंबर पर है पार्टिसिपेट इन ग्लोबल ट्रेंड्स। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई जैसे ट्रेंड मेजरली ग्लोबल हैं और इंडियन मार्केट्स उनका अर्ली एक्सपोजर नहीं देते। इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से कई तरह के बेनिफिट्स हैं, बट इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें और जरूरत हो तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में रेकमेंड किए गए टिप्स को फॉलो करके आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फाइनेंशियल टॉपिक पर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना क्वेश्चन, फीडबैक और सजेशंस जरूर कमेंट करें। थैंक्स।